हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है राज सर। आप स्वागत करता हूं मैं आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वप्रथम शिक्षा पे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव प्लस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। तो वीडियो लास्ट तक देखना और वीडियो होने के बाद में लाइक और सब्सक्राइब करना। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हर साल हमारी फाइनेंस मिनिस्टर 1 फरवरी को हमारे इंडिया का बजट रिलीज करती है। इस साल भी 1 फरवरी 2023 को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है श्री निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने हमारे इंडिया का बजट जो है वो रिलीज किया। तो इस साल के बजट में टोटल रेवेन्यू कितने होने वाला है? टोटल रेवेन्यू होने वाला है 42.3 ट्रिलियन इंडियन रुपीज में, बराबर, और 530 यूएस डॉलर बिलियन, बराबर। तो टोटल एक्सपेंडिचर होने वाला है 45 ट्रिलियन इंडियन रुपीज, और यूएस में अगर डॉलर्स में गिने जाए तो 560 बिलियन यूएस डॉलर्स। ये हो गया टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर फॉर 2023 बजट। और टोटल डेफिसिट कितना होने वाला है? तो 5.9% यहाँ पे डेफिसिट हुआ है। अभी समझते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है बजट के पीछे का। व्हाट इज एग्जैक्टली बजट मीन्स। सबसे पहले अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से समझने जाए तो आर्टिकल 112 के हिसाब से, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बजट इज इक्वल टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। मतलब ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको बोल सकते हैं कि जो आने वाले फिजिकल ईयर के लिए या फिर आने वाले जो भी बजट का ईयर होने वाला है 1 अप्रैल टू 31 मार्च आने वाले ईयर का, मतलब इस साल अगर गिनने जाए तो 2023 1 अप्रैल से लेकर 2024 31 मार्च तक ये जो बजट चलने वाला है उसका जो भी अकाउंट्स होने वाले, उसका जो स्टेटमेंट रखेगा उसको कह सकते हैं हम लोग बजट। इस साल के बजट में टोटल रेवेन्यू इस बार भी कमी है। अगर पीछे के ईयर से कंपेयर करने जाए तो इस साल का भी जो टोटल रेवेन्यू होने वाला है वो टोटल एक्सपेंडिचर से कमी है, इसलिए अपन उसको डेफिसिट कह सकते हैं। जो एग्जैक्टली यूनियन बजट होता है उसको हम दो प्रकार के बजट में बांट सकते हैं। सबसे पहला तो रेवेन्यू बजट और सेकेंड वन इज कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट क्या होता है सर? रेवेन्यू बजट मतलब इनकम कहाँ से आती है उसको हम एग्जैक्टली रेवेन्यू तरीके से जान सकते हैं। रेवेन्यू बजट दो तरीके के हो सकते हैं, उसमें भी रेवेन्यू बजट टैक्स और एक होता है नॉन टैक्स। रेवेन्यू बजट में भी रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एग्जिस्ट रेवेन्यू रिसिप्ट इट कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। मतलब रेवेन्यू डेफिसिट मतलब नुकसान कब होता है इंडियन इकोनॉमी को बोलो या फिर बजट में अगर नुकसान गिनने जाए, डेफिसिट कब होता है? जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा हो जाए, उस हाल में या फिर उस परिस्थिति में रेवेन्यू डेफिसिट होता है। रेवेन्यू जो कैपिटल रेवेन्यू जो बजट होता है वो भी दो प्रकार के हो सकते हैं, दो तरीके के हो सकते हैं, जिसमें फर्स्ट वन इज टैक्स एंड सेकंड वन इज नॉन टैक्स बजट। कैपिटल, अभी कैपिटल बजट पे आते हैं। कैपिटल बजट किस तरीके के होता है? अगर कैपिटल बजट में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें भी होता है। कैपिटल रिसिप्ट्स मतलब क्या? जहां से गवर्नमेंट, अपनी इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो लोन लिया हो, मतलब रिसिप्ट मतलब एक्चुअली की इनकम। तो गवर्नमेंट की इनकम कहां से होती है सर? इफ गवर्नमेंट टेक्स लोन्स फ्रॉम पब्लिक, अगर पब्लिक से लोन लिया हो, बैंक से, आरबीआई से लोन लिया हो, अगर फॉरेन से फॉरेन ट्रेड करना है तो, या फिर फॉरेन से ज्यादा इंपोर्ट किया हो, या फिर पैसा वहां से लोन लिया हो फॉरेन ट्रेड वर्ल्ड बैंक से, तो वो हो गई हमारे इंडिया के गवर्नमेंट की इनकम सोर्स। अभी गवर्नमेंट का कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां पे होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है हेल्थ पे, एजुकेशन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स पे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में ये सारी बातें आ गई जिसमें रोड आता है, हेल्थ आता है, एजुकेशन पे पर्सपेक्टिवली। तो सारी गवर्नमेंट योजना जो होती है, स्कीम्स जो होती है, इन सारी चीजों पे जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है उसको हम कह सकते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इनकम समझ लिया, कैपिटल रिसिप्ट समझ लिया, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया। अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट यानी कि टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाए तो उस हाल में जो इंडिया का बजट का टोटल डेफिसिट गिना जाता है, तो वहां पे हम टोटल डेफिसिट समझ सकते हैं, जहां पे एक्सपेंडिचर ने इनकम को एग्जिट कर लिया, बराबर। तो हमने यहाँ पे टोटल रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट दोनों यूनियन बजट के टाइप्स यहाँ पे जान लिए। अभी हम जानते हैं कि इस साल निर्मला सीतारमन जी ने, यानी कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने, किन बातों पे सबसे ज्यादा फोकस किया इस बजट में 2023 के? विजन ऑफ अमृतकाल, मतलब अमृतकाल को विजन में रखते हुए उन्होंने तीन बातों पे सबसे ज्यादा फोकस किया। सबसे पहला तो कौन सा? सबसे फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी सिटीजन, मेन फोकस ऑन यूथ। मतलब क्या? इस साल के बजट में जो भी एम्प्लॉयमेंट होने वाला है या फिर जो भी स्कीम्स आने वाली है, ज्यादातर फोकस होगा हर सिटीजन पे फोकस होने वाला है, पर यहाँ पे मेन फोकस होने वाला है हमारे यूथ पे। सेकेंड वन इज ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन। मतलब क्या? ग्रोथ तो होगी देश की, उसके साथ में क्या होगा? गवर्नमेंट का मेन फोकस होने वाला है जॉब क्रिएशन करने में, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे उनका फोकस होने वाला है। एंड थर्ड वन इज स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल इकोनॉमिक एनवायरमेंट।
माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, बराबर, मतलब इसमें क्या, स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल, स्थिर और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत, स्टेबल मतलब स्थिर, इतना मजबूत और इतना स्टेबल इकोनॉमिक, माइक्रो इकोनॉमिक उनको एनवायरनमेंट जनरेट करना है इस साल के बजट में, ऐसा उन्होंने एम किया है। किसको विजन रखते हुए, अमृतकाल को। अमृतकाल का ये वाला जो बजट है उनके हिसाब से, गवर्नमेंट के हिसाब से ये सबसे बड़ा बजट है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने इस साल बजट में 7 मेन प्रायोरिटीज को सबसे ज्यादा फोकस किया है, मतलब 7 प्रायोरिटीज कौन सी, उसमें हम जान लेते हैं 7 प्रायोरिटीज। पहली होगी इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकेंड वन इज डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एग्रीकल्चर सेक्टर, थर्ड वन इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, फोर्थ वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, फिफ्थ वन इज ग्रीन ग्रोथ, सिक्स इज यूथ पावर एंड 7 इज अनलिशिंग पोटेंशियल। तो ये हो गई हमारी सप्तऋषि, इसको सप्तऋषि नाम दिया है फाइनेंस मिनिस्टर जी ने। हमने विजन ऑफ अमृतकाल में 3 बातें सीखी और सप्तऋषि में 7 पॉइंट्स जो प्रायोरिटीज हमारे गवर्नमेंट ने इस साल के बजट के लिए दिया है। और ये जो विजन या फिर ये जो प्रायोरिटीज होने वाली है, ये प्रायोरिटीज सिर्फ इस साल के लिए नहीं है। इस साल का मैं आपको एग्जैक्टली बता दूं तो 2023 का जो यूनियन बजट है, ये बजट सिर्फ 1 ईयर के लिए नहीं है, ये उनका विजन बहुत सारे सालों के लिए, क्योंकि इतना सारा डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट उन्होंने ध्यान में लिया या फिर गोल रखा है, एम रखा है, तो ये एक साल में तो अचीव होने वाला है नहीं। उन्होंने अमृतकाल को विजन में रखते हुए किया है, तो ये बहुत सारे सालों की मेहनत होने वाली है इसमें आगे वाले बजट में, बराबर। तो फ्रेंड्स, हमने अभी 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कर डाले। सबसे पहला कौन सा, व्हाट इज बजट, मतलब बजट का आपको सारा कंक्लूजन मिल गया। सेकेंड टॉपिक था विजन ऑफ अमृतकाल, जिसमें हमने 3 प्रायोरिटीज और 7 प्रायोरिटीज मतलब सप्तऋषि पे बात की। अभी आगे हम लोग पढ़ने वाले कि समझने वाले हैं कि गवर्नमेंट जो है वो अपना पैसा कहाँ से सोर्सेस, कौन से सोर्सेस से प्राप्त करती है, कौन से सोर्सेस से कमाती है और कहाँ पे एक्सपेंड करती है, कहाँ पे खर्च करती है। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द इनकम सोर्सेस ऑफ आवर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट पैसा कमाती है, पैसा जनरेट करती है कहाँ से, सबसे पहले तो एक्साइज ड्यूटीज से, जो फॉरेन से गुड्स आता है ना, उस पर जो ड्यूटीज लगती है वो सारा। सेकेंड वन इज जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। थर्ड अदर टैक्सेस, कॉर्पोरेशन टैक्स, फिर लाइबिलिटीज, बोरोविंग्स और पब्लिक लोन्स। ये सारी उनकी गवर्नमेंट के सोर्सेस है, किस चीज के लिए, पैसा जनरेट करने के लिए, इनकम जनरेट करने के लिए। तो हमने समझ लिया कि कहाँ से गवर्नमेंट इनकम सोर्सेस जनरेट करती है, बराबर। तो अभी ये समझते हैं कि कहाँ पे एक्सपेंड करती है। तो गवर्नमेंट पेंशंस के पीछे, सब्सिडीज के पीछे और रेलवेज के पीछे, डिफेंस के पीछे, एजुकेशन के पीछे, हेल्थ के पीछे और क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारी योजनाओं के पीछे, स्कीम्स के पीछे गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर करती है, जहाँ से पैसा जमा सोर्सेस से इनकम जनरेट की और यहाँ पे उन्होंने एक्सपेंड किया। तो हमारा जो बजट होता है, आज तक का जो बजट हुआ है या फिर इस साल का भी जो बजट है, यहाँ पे भी एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा ही है, मतलब हम अभी भी डेफिसिट में चल रहे हैं। तो हमने इनकम सोर्सेस समझ लिया अभी और एक्सपेंडिचर समझ लिया गवर्नमेंट का। तो अभी हम समझते हैं कि इफेक्ट्स क्या क्या हुई है हमारे इंडियन इकोनॉमी पे, मतलब इंडिया की इकोनॉमी पे इस साल के बजट की। कौन सी चीज़ें महंगी हुई है, कौन सी चीज़ें सस्ती हुई है, मतलब विच थिंग्स आर कॉस्टलियर एंड विच थिंग्स आर चीपर अकॉर्डिंग टू दिस बजट। तो हम 2 हिस्सों में समझ लेते हैं, एक कॉस्टलियर थिंग्स और एक चीपर थिंग्स। कॉस्टलियर थिंग्स में आता है इमिटेशन ज्वेलरी, जो महंगी हुई है इस साल। सिल्वर महंगा हुआ है, सिगरेट्स महंगी हुई है, और क्या महंगा हुआ है सर, इंपोर्टेड बाइसिकल्स एंड टॉयज और इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल होता है ना, वो अगर इंपोर्ट की हो गई तो वो महंगी हुई है। चीपर क्या क्या हुआ है, मतलब सस्ती चीज़ें कौन सी हो गई है इस साल। तो इस बार सस्ता हुआ है मोबाइल फोन्स, टेलीविजन पार्ट्स, कैमरा लेंसेज, कार्स मतलब गाड़ियाँ, टीवी के पार्ट्स, मोबाइल फोन्स और जो अपनी लेंसेज होती है कैमरा की वो, और अल्कोहल मतलब कि दारू, और सस्ती हुई है बैटरीज। ये सारी चीज़ें सस्ती हुई है। सर इससे कौन सी चीज़ों पे कितना इफेक्ट हुआ है, मतलब क्या, कार्स जो हुई है वो सस्ती हो गई है और सिगरेट जो हुई है वो 16% से ज़्यादा महंगी हुई है, मतलब सिगरेट्स पे 16% जीएसटी लगी है। ये चीज़ अच्छी है या बुरी है? एक्चुअल में तो ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि अगर सिगरेट्स महंगी हुई तो लोग थोड़ा कम सेवन करेंगे इसी बहाने से, तो सिगरेट्स हो गई महंगी। कार्स और टीवी के पार्ट्स जो होते हैं, मोबाइल फोन्स जो होते हैं वो सस्ते हो गए। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ऐसा बोला है इस साल के बजट में कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो स्टेबल है, इंस्टेड ऑफ सो मेनी ऑब्स्टेकल्स, मतलब इतने सारी प्रॉब्लम्स हुई है इंडिया में, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई है देश में, हमारे आजू बाजू के जो देश है जैसे कि पाकिस्तान हुआ, श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, तीनों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो पूरी बिगड़ी हुई है। इसके बावजूद हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टेबल है। इनफैक्ट उन्होंने तो ऐसा कहा है कि आने वाला जो ये साल है वो 7% से ग्रो करने वाली है हमारी इंडियन इकोनॉमी। मतलब क्या,
ये बात ऐसा देखा जाए तो ये बात सच भी है। क्यों? क्योंकि श्रीलंका में कितने बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस है, आपको पता होगा, इकोनॉमी पूरी डूब गई। और बांग्लादेश, उसका भी हाल आपको पता ही है इकोनॉमी के तुलना में। मतलब ओवरऑल देखा जाए तो एशिया में, अपने आजू बाजू के पड़ोसी देशों में हमारे देश स्टेबल चल रहा है, ये बात तो सच है अभी के टाइम पे। और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ऐसा कहा कि जो चीज़ें महंगी हुई है उसके तुलना में सबसे ज़्यादा चीज़ें जो होने वाली है वो चीप भी हुई है, सस्ती भी चीज़ें हुई है। तो हमने यूनियन बजट पे इफेक्ट समझ लिए, जो चीज़ें कॉस्टली हुई, जो चीज़ें चीप हुई, इसके बारे में हमने समझ लिया। अब हम लोग समझते हैं कि पास्ट अचीवमेंट्स कौन सी थी साल 2014 से लेके साल 2023 तक, मतलब आज तक इंडिया ने कौन सी अचीवमेंट्स किए। ऐसा हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने सबके सामने बजट में कहा कि कौन सी अचीवमेंट्स हुई है। 2014 में 2014 में हमारी इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो 10th नंबर पे थी पूरे वर्ल्ड में। आज के टाइम पे मतलब 2023 में वो नंबर 5th पे आ गई है। मतलब आवर इंडियन इकोनॉमी हैज इंक्रीज इट्स नंबर फ्रॉम 10th to 5th इन द वर्ल्ड एंड इट इज लार्जेस्ट नंबर। मतलब बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये 5th नंबर पे आना। और आने वाले सालों में हमारी इंडियन इकोनॉमी तीसरे नंबर पे भी आ जाएगी, 3rd पे, आफ्टर यूएस एंड चाइना। बहुत जल्द होने वाला है वो। उसके बाद में क्या, 7,400 करोड़, मतलब 7,400 करोड़ यूपीआई पेमेंट्स हुए, जो कितने रकम के थे, कितने पैसों के थे, 126 लाख करोड़ के पेमेंट यूपीआई ने जनरेट किए 2022 में। और उसके बाद क्या, 220 करोड़ लोगों को 220 करोड़ वैक्सीनेशन हुई है 102 करोड़ लोगों को ये कोरोना के पीरियड में। उसके बाद में क्या हुआ सर, उसके बाद में जो 11.7 करोड़ टॉयलेट्स स्वच्छता भारत अभियान के अंडर बनाए गए, और 9.6 एलपीजी गैस सिलेंडर्स की सुविधा जो है वो उज्ज्वला स्कीम के अंडर लोगों को प्राप्त करके दी सरकार ने। और इसके बाद में 47.8 करोड़ लोगों ने पीएम जनधन योजना के अंडर बैंक अकाउंट्स खुलवाए, और 44.6 करोड़ लोगों ने जो पीएम बीमा योजना और जो पीएम क्या बोलते हैं उसको, सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना के अंदर इंश्योरेंस कवर लिया। तो इतनी सारी पास्ट अचीवमेंट्स और इससे ज़्यादा अचीवमेंट्स गवर्नमेंट ने हासिल की, हमारी इंडियन इकोनॉमी, हमारे कंट्री ने हासिल किए 2014 से लेके 2023 तक। ठीक है, तो अभी पास्ट अचीवमेंट्स के बाद में देखते हैं हम लोग कि इस साल जो भी पैसा आया, जो भी जनरेट हुआ इनकम, उसका एक्सपेंडिचर जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर या फिर इंडियन इकोनॉमी कौन से हिस्से में उसको अलोकेट करेगी, कहाँ कहाँ पे कितना पैसा गया। अलोकेशन ऑफ आर इंडियन बजट 2023। सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पीछे, मतलब डिफेंस के पीछे 5.94 लाख करोड़ इन्वेस्ट किए गवर्नमेंट ने। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पीछे पैसा खर्चा किया है 2.70 लाख करोड़। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पीछे पैसा गया है 2.40 लाख करोड़। उसके बाद में पैसा कहाँ पे एक्सपेंड किया है गवर्नमेंट ने हमारे वाले, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के पीछे पैसा गया है 2.06 लाख करोड़। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पीछे 1.96 लाख करोड़। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के पीछे 1.78 लाख करोड़। और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब गांव ग्रामीण जो प्रदेश होता है उसके डेवलपमेंट के पीछे खर्चा किया है 1.60 लाख करोड़। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब खेती के लिए और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए पैसा खर्चा हुआ है हमारा वाला 1.25 लाख करोड़। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के पीछे खर्चा होने वाला है 1.23 लाख करोड़। उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पीछे खर्चा होने वाला है 1.13 लाख करोड़ रुपीस। इतने पैसों में और इतने जगहों पे इतने सारे डिफेंस से लेके एजुकेशन तक सारे फील्ड्स में गवर्नमेंट ने हमारे पैसा एक्सपेंड खर्चा किया है और इन्वेस्ट किया है, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। उसके बाद में जो 50 ईयर्स जो टाइम दिया था बैंकों को, लोन दी थी तो स्टेट गवर्नमेंट्स को, वो भी 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है टाइम। और क्या हुआ है, अभी इतना सारा हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया कि भाई कहाँ पे एक्सपेंड किया, कौन सी चीज़ें महंगी, कौन सी चीज़ें सस्ती, क्या बजट होता है। तो इन सारी चीज़ों के बाद में हम लोग अभी समझ जाएंगे कि टैक्स के बारे में इस बार फाइनेंस मिनिस्टर ने कौन से डिसीजंस लिए। तो नए टैक्स रिजिम के हिसाब से, जो टैक्स के बारे में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जारी किया है, उसके हिसाब से 7 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो कोई भी तरीके का टैक्स आपको नहीं लगेगा। नो टैक्स अप टू 7 लाख रुपीज इनकम, बराबर। उसके बाद में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जी ने ऐसा कहा कि अगर आपका इनकम टैक्स रिटर्न का जो भी टाइम था ना, प्रोसेसिंग टाइम, वो 93 डेज से रिड्यूस होके हो गया 16 डेज।
तो टैक्सेबल इनकम स्लैब समझ लेते हैं। अगर आपकी इनकम 0 से लेकर 3 लाख के बीच में है तो आपको टैक्स कितना पे करना है? आपको टैक्स पे ही नहीं करना है, ओनली नील मतलब पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में तो 5% पे करना पड़ेगा टैक्स। अगर 6 लाख से 9 लाख के बीच में तो 10%, 9 लाख से 12 लाख के बीच में है तो आपको करना पड़ेगा पे 15%। एंड इफ योर इनकम गोज टू 12 lakh to 15 lakh, then you must have to pay 20% GST और 20% टैक्स। अगर 15 लाख के भी ऊपर जा रही है आपकी इनकम तो आपको 30% तक पे करना पड़ सकता है। ओके, तो ये हो गए नए टैक्स के रिजीम, बराबर। इस प्रकार की उन्होंने टैक्स की जो भी रिजीम है वो पास की हमारे बजट में। अभी देखते हैं कि और कौन से हाईलाइटेड पॉइंट्स थे इस साल के बजट में। इंडिया के जो यूनियन बजट हुआ तो इस साल के बजट में कौन से मेन और अलग हाईलाइटेड पॉइंट्स कौन से थे। सबसे पहला पॉइंट था कि 50 न्यू डेस्टिनेशंस फॉर टूरिज्म, मतलब 50 नए जगह टूरिज्म के लिए इंडिया ने स्पॉटेड करने वाले हैं। किस चीज़ के लिए? टूरिज्म के लिए। कौन सी योजना के अंदर? देखो अपना देश देखो, इस इनिशिएटिव के अंदर 50 नए स्पॉट्स होने वाले हैं। उसके बाद में 19,700 करोड़ 19,700 करोड़ रुपीस फॉर हाइड्रोजन मिशन के लिए इतने सारे रुपए एक्सपेंड करने वाले, खर्च होने वाले। उसके बाद में 100 लैब्स मतलब 100 लैब्स फॉर ऐप डेवलपमेंट इन इंजीनियरिंग कॉलेज में 100 नए लैब्स ओपन होने वाले। किस चीज़ के लिए? ऐप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए, अंडर 5G यूजिंग 5G सर्विसेज नेटवर्क के लिए। और उसके बाद में क्या सर? उसके बाद में और होने वाले हैं कि 157 नर्सिंग कॉलेजेस इस्टेब्लिश होने वाले इन कोर एरियाज में 157 जो कॉलेजेस है नर्सिंग के वो इस्टेब्लिश होने वाले। उसके बाद में पान जो होने वाला है, पान कार्ड, वो कॉमन आइडेंटिफायर होने वाला है, मतलब वो कॉमन आइडेंटिफायर होगा इन डिजिटल सर्विसेज प्लस जो गवर्नमेंट की स्पेसिफाइड एजेंसीज है वहाँ पे पान कॉमन तरीके से यूज होने वाला है। और उसके बाद में क्या होने वाला है? जो 3 सेंटर्स होने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वो इस्टेब्लिश होने वाले। आर्टिफिशियल कौन सी स्कीम के अंदर? मेक AI फॉर इंडिया, मतलब और मेक AI वर्क फॉर इंडिया, ये इनिशिएटिव के अंदर 3 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेंटर्स इस्टेब्लिश होने वाले। तो फ्रेंड्स, हमने ये वाला वीडियो कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो में हमने इंडिया का जो 22-23 का जो इंडियन यूनियन बजट है वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सारी टैक्स रिजिम समझ ली, कहाँ पे पैसा खर्च होने वाला है वो समझ लिया, कौन सी स्कीम्स के अंदर कौन सी अचीवमेंट्स, 5 अचीवमेंट्स समझ लिया। सबसे पहले तो ओवरऑल आइडिया भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि बजट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये भी हमने समझ लिया। होप आपको ये सारा वीडियो, जितना भी पूरा वीडियो हमने बनाया वो आपको पसंद आया हो और इसके अंदर की जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको काम आए। तो वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, क्योंकि अगर इंफॉर्मेशन रखने से ज़्यादा नहीं बढ़ती, बांटने से ज़्यादा बढ़ती है, ये आपको भी पता होगा। तो सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो, कमेंट भी करो अच्छे आइडियाज़, और वीडियो को शेयर करो जितना हो सके। और ऐसी ही वीडियोस आने वाले फ्यूचर में अगर आपको चाहिए तो हमको कमेंट्स में बताओ। थैंक यू, जय हिंद।